तो तुम्हारा स्वागत है बिली बैट के पार्ट 2 में एंड या वी आर बैक। अब देखो, मुझे पता है कि इस वीडियो पे कम व्यूज आएंगे, बट उसके बाद भी मैं इसे बना रहा हूँ। इट्स ओनली फॉर यू गाइस। अब इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो मेरा दिल थोड़ा ऐसा पिघल गया। सो मैंने काफी सोचा एंड मैंने फिर डिसाइड किया बाहर में चाहे सब कुछ करते हैं। और तो व्यूज नहीं आएंगे बट मांगा यार ये बहुत अच्छी है। सो यहाँ मुझे भी ऐसा थोड़ा फिर सेटिस्फेक्शन सा फील होगा कि हाँ, एक और मास्टरपीस मैंने कवर कर दी। सो आप लोग सिर्फ इतना कीजिए, वीडियो को जाकर हाइप कर दीजिए अभी के अभी। मे बी उससे कुछ वीडियो की रीच पर फर्क पड़े। और आज हम इस सेकंड पार्ट में कवर करेंगे चैप्टर 28 से लेकर 62 तक, यानी कि लगभग 35 चैप्टर्स। और हाँ, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो यहाँ लिंक आ रहा होगा, उधर क्लिक करके देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंजॉय। यारे चलो रीकैप कर लेते हैं, काफी टाइम भी हो गया। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर केविन यामागाटो, जो बिली बैट की मांगा का क्रिएटर है। बट फिर हमें इस बिली बैट के कैरेक्टर का सालों पुराना राज दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो बिली बैट है ये एक एंटिटी है जो बहुत ही पहले टाइम से अर्थ पर रह रहा है एंड पूरी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके चला रहा है। एक तरह से ही इज रूलिंग द वर्ल्ड। यहाँ तक कि जीसस की डेथ भी इसी ने डिसाइड की थी एंड आगे जाकर निंजा एरा में भी एक स्क्रोल की मदद से सबको मैनिपुलेट कर रहा था। और ऐसा भी कहा जाता था जिस पर वो स्क्रोल होगा वो उस दुनिया पर रूल करेगा, जैसे कैन चान जमीन में गाड़ भी देता है। और आज प्रेजेंट टाइम में काफी सारे लोग उसी स्क्रोल को ढूंढ रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द और काफी सारी मिस्ट्रीज भी खुलती हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिली बैट पार्ट 2 हमें दिखाई जाती है केविन की जो बिली बैट की कॉमिक थी उसके कुछ सीन्स। और वहां एक प्रेसिडेंट बना था जो अभी तक का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट था और वो स्पीच वगैरह भी देता है जिसे सुनकर सब ताली बजाते हैं। अब यंगेस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट होगा जॉन एफ कैनेडी, बिकॉज तुम्हें पता है भाई इसकी पूरी स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। सो या, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो जॉन एफ कैनेडी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1960s के टाइम पर। हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा इस कॉमिक को पढ़ रहा था और उसके पीछे हम देखते हैं बिली लैंड को, जो कि एक काफी बड़ा एम्यूजमेंट पार्क था। बिकॉज नाउ बिली बैट इज वेरी पॉपुलर। जैसे हमारे वर्ल्ड में डिज्नीलैंड बना है ऐसे ही उन्होंने बिली लैंड बना रखा है और वहां पर उसका एक मैस्कॉट भी घूम रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो मैस्कॉट एक बच्चे को जाकर ढूंढता है जो कि वहीं जाकर कहीं छुप गया था। वो बच्चा कहता है कि तुम असली बिली बैट नहीं हो एंड फिर वो केविन वाले बिली बैट का बैट बनाता है जिसकी आंखें थोड़ी वैसी रहती है। और जैसे वो ये करता है तो वहां उस मैस्कॉट वाले बंदे को बिली बैट निकल कर दिखने लगता है और वो उससे कहता है यू वाना इनहेरिट द अर्थ। अरे यार, गलत टाइम पीरियड में आ गया। सो हाँ, यू वाना बिकम दिस कंट्री हीरो। और मैं तुम्हें बता दूं कि उस वक्त सिर्फ मैस्कॉट वाले बंदे को ही वो बिली दिख रहा था, जो उसके बाद फिर गायब भी हो जाता है। अब उस मैस्कॉट वाले बंदे को अंदर उसका बॉस बुलाता है और उससे कहता है बताओ अब तुमने क्या किया। वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। उसका बॉस कहता है एक इंस्पेक्टर फिनी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, वही फिनी जो पहले पार्ट में देखा ही होगा तुमने। बॉस कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कम्युनिस्ट असेंबली में भी गए थे। वो कहता है मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, आई एम मैर्किस्ट। सो सिंपल शब्दों में बताऊँ तो कम्युनिस्ट वो होते हैं जो विरोध या अपोजिशन के ऊपर एक्शन लेते हैं और मैर्क्सिस्ट वो होते हैं जो अपना ओपिनियन या सोच रखते हैं। अब उसका बॉस कहता है कि मैंने सुना कि तुमने एंटी कैस्ट्रो इमिग्रेंट्स को जो कि क्यूबा से हैं उन्हें पंच भी किया था। अभी सोवियत जो है वो भी न्यूक्स भेज रहा है क्यूबा में। एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हुज साइड आर यू ऑन, अमेरिका एंड और क्यूबा। सो अब देखो यार, इसे समझने के लिए ना थोड़ा हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बिकॉज ये चीजें रियल लाइफ इवेंट से बेस्ड है। तो क्या था कि 1960s के टाइम पे ही जो क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर बना था फिडेल कैस्ट्रो, उसका जो राज था ना उधर के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसे अपोज करने के लिए उन्होंने एंटी कैस्ट्रो ग्रुप्स बनाए थे और उन्हें सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, ताकि कैस्ट्रो की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए। और जो अपना ये सोवियत यूनियन जो कि आज के टाइम में जिसे हम रशिया कहते हैं, वो सपोर्ट कर रहा था कैस्ट्रो को कि अपनी गवर्नमेंट तू बचा के रख, क्योंकि उनकी उनसे बनती थी। और दूसरा, क्यूबा अमेरिका से भी काफी पास में था और इससे ना सोवियत को एडवांटेज भी था क्योंकि कोई उनका ऐसा दोस्त है जो अमेरिका के इतने पास, समझे। और जो ये मैस्कॉट वाला बंदा है ना, ये एक्चुअली में अमेरिकन ही है और ये अभी अमेरिका में ही रह रहे हैं। इसलिए उसका बॉस पूछता भी है कि तूने साले एंटी कैस्ट्रो वालों बंदों को क्यों पंच किया, तू क्या क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा था कि क्या तू
सोवियत का सपोर्ट कर रहा है। आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स बट पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें समझाने की, इतना तो तुम समझ ही गए होगे। अब वो मैस्कॉट वाला बंदा कहता है मैं तो जापान की साइड हूँ, और फिर वो अपनी कॉस्ट्यूम उतार कर दिखाता है कि मैं था जिसे पंच लगा था, ना कि मैंने किसी को मारा है। उसका बॉस कहता है अपनी कॉस्ट्यूम पहन कर रखो, बाहर किसी ने अगर तुम्हारा चेहरा देखा ना तो यू विल बी फायर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शाम को उसे अम्यूजमेंट पार्क में वही बच्चा मिलता है जो कि कोई गेम खेल रहा था गन शॉट वाला, और फिर वो उसकी मदद करता है प्राइज जीतने में। और उसके बाद वो अपना मास्क उतार कर उस बच्चे को दिखाता है और कहता है मेरा हो गया, आई एम क्विटिंग दिस जॉब। और फिर वो बच्चा उसका नाम पूछता है और फिर वो बताता है मेरा नाम है ली हार्वी ऑसवर्ल्ड। अब देखो भाई ये ना बहुत ही फेमस बंदा है, जिसे पता है ना उसे पता है फिर ये आगे स्टोरी में क्या करने वाला है, ठीक है। जिसे नहीं पता है टेंशन मत लो, इसी पार्ट में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। बस हाँ ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये याद रखो कि ही इज मोर लाइक अ नाथुराम गॉडसे। अब दिखाया जाता है कि ऑसवर्ल्ड जो था ना उसकी बीवी जो थी वो रशियन थी जिसका नाम था मरीना। तभी वहां वो अखबार में खबर पढ़ता है मार्लियन मोंड्रे ने सुसाइड कर लिया, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में भी एक काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी और उन्होंने किया था। बट देखा जाए तो इनकी डेथ आज तक एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने काफी सारी गोलियां खाकर ओवरडोज से वो मारी गई, बट ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने इस मर्डर को सुसाइड की कोशिश करी है। सो या अभी तक ये डेथ भी एक मिस्ट्री है, लाइक जैसे श्रीदेवी की डेथ एक मिस्ट्री है। अब इनकी डेथ से ये तो पता चल गया कि अभी हमारी स्टोरी है अगस्त 1962 में। अब फिर दिखाया जाता है कि ऑसवर्ल्ड किसी से टेलीफोन बूथ पर बात करता है और फिर किसी बंदे से वो बात कर रहा था और वो उससे पूछता है कि मैं नेशनल हीरो कब बनूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑसवर्ल्ड पार्क में बैठकर बिली बैट मांगा को पढ़ रहा था और उसे पता चलता है केविन यामागाटा का नाम कि ही इज द ओरिजिनल क्रिएटर। उसके बाद हमें पास्ट के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। गिंजा एक जगह है जापान में ही, वहाँ ये क्लब में बैठा हुआ था और वहाँ एक आदमी आकर इससे मिलता है। वो उसे कहता है कि जब तुम अपनी कंट्री में वापस जाओगे तब तुम्हें ऑर्डर दिए जाएंगे एंड यू विल बिकम द हीरो। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो बेंच पर ही बैठा हुआ था, तभी एक बंदा आकर मिलता है उससे और वो था कुरुस। पिछले पार्ट में तुमने देखा ही होगा इसे भी, और ये वही बंदा था जो इसे गिंजा के क्लब में भी मिला था। अब इसके बाद जो ऑसवर्ल्ड था वो अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि जो ऑसवर्ल्ड है ना वो एक्चुअली में यूएस आर्मी का सोल्जर था, जिसके बाद किसी कारण से इस पर 2 बार कोर्ट मार्शल भी हुआ था और फिर इसे ड्यूटी से निकाल दिया गया था। और उसके बाद ये किन्हीं बड़े बिजनेसमैन वगैरह से मिला जो इसे रशिया भेजते हैं, ये लालच देकर कि क्या तुम इस कंट्री का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहोगे। और वो वहाँ पर वो रशिया उसे इसलिए भेजते हैं ताकि वो उधर स्पाइंग वगैरह कर सके। यहाँ पर वो रशिया में मरीना से मिलता है और उसे शादी कर लेता है। उसके बाद फिर इसे वापस अमेरिका बुलाया जाता है और अभी ये न्यू जर्सी में रह रहा है 6 महीने से, और क्विट करने से पहले ये बिली लैंड में ही काम कर रहा था। अब वो कुरुस को बताता है कि उसने बिली लैंड का काम छोड़ दिया है। कुरुस कहता है कि अब तुम डैलस जाओ, वहाँ तुम्हें एक बंदा मिलेगा मोर एंड स्किल्ड। और ये जो बंदा है ये एक्चुअल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था। ये एक पेट्रोलियम जियोलिस्ट था जो कि काफ़ी अमीर बिजनेसमैन है। वो बताता है कि वो तुम्हें एक सर्विंग कंपनी में इंट्रोड्यूस करवा के जॉब दिलवा देगा। और फिर वो उससे पूछता भी है और हाँ तुम्हें राइफल चलाना आता है? वो कहता है हाँ। वो कहता है बढ़िया, बस तुम्हारी जो शूटिंग स्किल्स है उससे थोड़ा और बढ़िया कर। और इधर हम देखते हैं कि वहाँ बिली लैंड में ऑसवर्ल्ड को ढूंढते हुए इंस्पेक्टर स्मिथ आता है, लेकिन उसे आने में देर हो चुकी थी। अब ऑसवर्ल्ड वहां से जा चुका था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो केविन है ना उसने अपनी बिली बैट की एक नई वॉल्यूम निकाल दी है और उसमें जो भी उसने इवेंट्स लिखे थे वो सारे प्रेजेंट के इवेंट से मैच कर रहे थे। अब इधर हम देखते हैं कि ऑसवर्ल्ड को ढूंढते हुए कैप्टन फिनी उसके न्यू जर्सी वाले घर में पहुंच जाता है। हाँ उसके घर में वो तहकीकात करते हैं लेकिन उन्हें स्क्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता। उन्हें नेबर से पता चलता है कि वो डैलस निकल गया है और इसलिए फिनी अपने दोनों बंदों से कहता है कि तुम जाओ केविन को ढूंढो और मैं जाता हूँ डैलस ऑसवर्ल्ड को ढूंढने। इधर हमें एक और मांगा दिखाई जाती है जिसमें एक सामुराई था जो कि केविन यामागाटा की ही एक न्यू कॉमिक थी। अब केविन का उन्हें पता चलता है कि वो आखिरी बार फुजियामा पब्लिशिंग के पास गया था और वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ वो पब्लिशर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर स्मिथ बैठा हुआ था। अब स्मिथ कहता है कि यहाँ पर आज पब्लिशर नहीं आया और उनसे फिर उनकी आईडीज मांगता है। फिर वो दिखाते हैं कि वो FBI से हैं
और एक बंदा स्मिथ पर गन पॉइंट कर देता है। अब ये देखकर स्मिथ तुरंत ही उसे उठाकर पटक देता है और फिर गन पॉइंट करके उन दोनों को बाहर निकाल कर दरवाजा लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि स्मिथ ने पब्लिशर को एक्चुअली में कबर्ड में बंद कर रखा था और फिर वो उसे पूछता है, बताओ मुझे केविन कहाँ है। और इधर हमें फिर से कॉमिक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर बैठकर कुछ बंदे बातचीत कर रहे थे। और यहाँ मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। तो ये बंदे बात कर रहे हैं जॉन एफ कैनेडी की। ये साला प्रेसिडेंट काफी ज्यादा ईमानदार है और हमें काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचने वाली है, इसका कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी के साथ जो अभी एक्ट्रेस मरी है मार्लिन, उसके साथ रूमर जोड़ दे इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन था। और अगर तुम एक्चुअली में गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि रॉबर्ट कैनेडी और मार्लिन के कुछ रूमर्स फैलाए गए थे उस टाइम पर। मुझे नहीं पता वो सच थे या गलत। एंड एक तरह से देखा जाए तो ये रॉबर्ट को फंसा रहे थे ताकि जॉन एफ कैनेडी जो कि प्रेसिडेंट है उसकी भी इमेज खराब हो। अब पीछे हम देखते हैं कि बिली और उसका एक दोस्त बैठकर ये सारी की सारी बातें सुन रहे थे। तो हम देखते हैं कि उस मांगा पैनल पर पानी गिरा हुआ था और नीचे पड़ा हुआ था कमरे में केविन बेहोश। एंड वहां फिर बिली बैट आकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि एक रेतीले गांव के बीच आता है ट्रेन से स्मिथ, क्योंकि उस पब्लिशर ने उसे वहीं बताया था कि केविन वहीं गया। अब वहां पर एक छोटा सा बार था जहां जाकर वो पूछता है केविन के बारे में, लेकिन वहां सब के सब लोग मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता ये कौन है। एंड ऊपर से वहां के लोग उस धमकी भी दे रहे थे कि तुम्हें इस गांव से निकल जाना चाहिए, ये गांव ठीक नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। उसके बाद वो बाहर घूम रहा था तो वहां पर उसे एक छोटी सी शैक भी मिलती है जहां अंदर उस कमरे की दीवारों पर उसे कई सारे इवेंट्स की ड्राइंग बनी हुई दिखती है, जिसमें शिनोमिया इंसिडेंट भी था, बिली बैट के साइंस भी थे और वहां कुछ नीचे खून के निशान भी थे। तभी उस पर वहां पर गोली चलती है, लेकिन वो बच जाता है। वो समझ गया था कि ये लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बाहर देखता है तो उसे वो शहर देखा देखा लग रहा था। अब वो केविन का इतना बड़ा फैन था तो उसने उसकी नई मांगा वही समुराई वाली मिस्टर हेयर पिस्टल पढ़ रखी थी। और फिर वो उसे देखता है तो वो मांगा का जो शहर था वो वही शहर था। तो अब ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ केविन आया था और उसने यहीं बैठकर मांगा बनाई थी। और इसीलिए फिर वो जाता है बाहर में और सीधे सीधे उनसे पूछता है तुमने केविन के साथ क्या किया। और फिर उन्होंने कॉमिक भी दिखाता है मिस्टर हेयर पिस्टल की कि इस कॉमिक का शहर यहीं के गांव से इंस्पायर्ड है, यानी केविन यहाँ पर आया था। अब उन लोगों में वहां पर भसड़ होने लग जाती है, कट्टे वट्टे भी आ जाते हैं वहां, लेकिन स्मिथ उस कट्टे को पकड़कर उस बंदे को ही फंसाकर उस पर गन पॉइंट करके उन्हें धमका रहा था। अब ऐसे ही फिर वो बातचीत करने लग जाते हैं और फिर वो केविन यामागाटा की मांगा की बात करने लगते हैं। पता चलता है कि उन लोगों को गलत फहमी हो गई थी और वो जो सारे लोग हैं वो भी केविन यामागाटा के काफी बड़े फैन है और उन्हें ये गलत फहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि ये जो बंदा है ये केविन को चोट वोट पहुंचाने आया है। वो फिर बताता है कि मैं कोई केविन को चोट वोट नहीं पहुंचाने आया, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं उसे वार्न करने के लिए आया था क्योंकि वो खतरे में है। एंड इसीलिए फिर वो लोग उसका विश्वास करते हैं और उसे उस बार में एक अंदर वाला रूम था उसमें जाने देते हैं। अंदर वो देखता है तो उसी रूम में केविन जो था वो पड़ा हुआ था पीकर बेहोश। अब इसके बाद हमें फिर से कुछ कॉमिक्स के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि सेम थे रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से। ऑसवर्ल्ड जो था उसकी कहानी में वो एक रैबिट का कैरेक्टर था जिसे बैट के रूप में मिलने आया था कुरुस, जैसा मिलने के लिए नहीं आया था पार्क में, और वही सारी बातें होती हैं उनकी। अब ये मांगा पैनल पढ़ने के बाद जो स्मिथ था फिर वो केविन को उठा रहा था और वो और दारू पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे छीन लेता है और फिर वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है और वहां जाकर पानी वानी डालकर उसे होश में लाता है। अब केविन कहता है मैं इसलिए नशे में पड़ा हुआ था क्योंकि नशे में वो बैट नहीं आता है मेरे से बात करने, वो साला पता नहीं मुझसे क्या क्या ड्रॉ करवा रहा है। और वही बैट था जो ज़ोफू सेंसे को भी कंटिन्यू ड्रॉ करवा रहा था। अब इसके बाद फिर स्मिथ पूछता है अच्छा तो वो रैबिट कौन है तुम्हारी कॉमिक में। वो बताता है उसका नाम है ऑसवर्ल्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ऑसवर्ल्ड था वो मिस्टर मॉरन स्किल्ड से मिलता है। एक पार्टी की गैदरिंग हो रखी थी एंड ऑसवर्ल्ड उसे शुक्रिया अदा कर रहा था उसे जॉब पर रखने के लिए। वो कहता है आप जैसे लोगों की तो हमें जरूरत है मिस्टर ऑसवर्ल्ड, फिक्र मत करिए, यू विल बिकम अ हीरो। अब इसके बाद हमें कुछ कॉमिक्स के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ एक बैट बैठा था और वहाँ ऑसवर्ल्ड नाम का रैबिट आता है और ये सीन ना बार बार रिपीट हो रहा था। पहले रैबिट आता है और बैट उसे काम देता है कि तुम्हें लॉन्ग लिव कैस्ट्रो के फ्लायर्स बांटने। फिर उसके बाद एक और रैबिट आता है उसका नाम भी ऑसवर्ल्ड और फिर बैट उसे काम देता है कि तुम्हें चुपचाप सोवियत एम्बेसी जाना है। तीसरा ऑसवर्ल्ड आता है फिर वो उसे काम देता है तुम्हें एक टेस्ट ड्राइव करनी है डेलिस में और सोवियत की कार्स की बढ़ाई करनी है। अब स्मिथ कहता है ये क्या है, ये तो सारे के सारे सेम सीन्स है। केविन कहता है नहीं, जो ये आदमी है ऑसवर्ल्ड नाम के ये सारे अलग अलग बंदे हैं, बस इन्हें सेम नाम दिया जा रहा है, दे आर लाइक अ डमीज, ताकि कोई समझ नहीं पाए कि असली ऑसवर्ल्ड कौन है। मतलब कि तुम समझ रहे हो कि ऑसवर्ल्ड की नहीं एक इमेज बना रहे हैं कि ये
सोवियत को सपोर्ट करता है ताकि लोगों को लगे कि एक रशियन स्पाई है। और स्मिथ बताता है कि जो इंस्पेक्टर फिनी है ना वो भी ऑसवर्ल्ड को ढूंढ रहा है, और हाँ तुम्हें भी, और वो साला एक ही चीज के पीछे पड़ा है, वो एंशिएंट स्क्रोल। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, बट मैं कहना चाहूंगा कि तुम जो मांगास बना रहे हो ये सारी की सारी चीजें फ्यूचर में होंगी, जैसा उस टाइम जोफू सेंसे ने शिनोमिया इंसिडेंट को प्रेडिक्ट करा था। केविन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सब कंटिन्यू करने का बिल्कुल मन नहीं है। तभी उसे स्मिथ के पीछे बैट के पंख देखते हैं जिस देखकर वो डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑसवर्ल्ड को, जिसे एक बिल्डिंग में जॉब मिल गई थी और उधर ही वो काम कर रहा था। वहाँ एक वेंडिंग मशीन भी थी जहाँ से वो गोल्डन कोला निकाल कर पी रहा था। उसके बाद वो बाहर देखता है तो उसकी जो बिल्डिंग थी वो एल्म स्ट्रीट के पास थी। वहाँ पर सामने ही टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी भी थी। तो ये हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और उसे जाकर चेंज दे देता है और उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा है सर, मैं ये नहीं रख सकता। वो कहता है क्या कह रहे हो? वो कहता है आप ही अभी उस कैफे की तरफ देख रहे थे ना, और फिर वो जाने लगता है। वो कहता है क्या कह रहे हो, मैं उस कैफे में कभी नहीं आया। फिर वो कहता है आपने डोपलगैंगर के बारे में सुना है, जहाँ की शक्ल के 2 शख्स होते हैं और सिर्फ उन्हीं जनों के डोपलगैंगर होते हैं जिनके भाग्य में कुछ बहुत बड़ा करना लिखा होता है। एंड एकदम से उसे रियलाइज होता है कि मे बी इट्स ट्रू, आई विल बिकम अ हीरो, यही मेरी डेस्टिनी है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखे तो उसने बोला डोपलगैंगर, तो तुम समझ रहे हो, डमीज जो अभी दिखाए गए थे, यानी इसके जैसे दिखने वाले लोग भी इस शहर में घूम रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर फिनी को जो बात कर रहा था शायद अपने बॉस से, और वो उसे कहता है कि ऑसवर्ल्ड मिल गया, वो डैलस में। हमने इन्वेस्टिगेशन करी बट उसके पास स्क्रोल नहीं है। उसका बॉस कहता है कि ऑसवर्ल्ड को छोड़ो, अभी तुम केविन को पकड़ो, जो वो अभी अपनी कॉमिक्स में लिख रहा है, उससे सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, सो पहले उसे ढूंढो। अब इसके बाद फिनी फिर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसे केविन की वही समुराई वाली कॉमिक मिलती है और उसमें उसे वही गांव दिखता है और उस गांव को वो पहचान लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो फिनी का बॉस था वो और कोई नहीं, चक कल्किन था, जो अभी बिली बैट को चला भी रहा है, और वो अभी बिली बैट के टीवी शो की शूटिंग के लिए आया था। हम देखते हैं केविन को जो होश में आ गया था और फिर वो स्मिथ को बता रहा था कि कॉमिक आर्टिस्ट बोलते हैं कि एक टाइम के बाद उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलकर उनसे बातें कर रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लगा था कुछ देर तक कि बिली भी मेरे से बाहर निकलकर बातें कर रहा है, एंड इट्स अ डिल्यूजन। बट वो साला बैट मांगा के अलावा भी कई और ओपिनियंस दे रहा था। क्या तुमने सोचा है कि जो बंदा इतना अमीर फैमिली से बिलोंग करता है वो इतनी जल्दी प्रेसिडेंट कैसे बन गया? और इसके बाकी के 2 भाई भी काफी जीनियस हैं। अगर ये तीनों भाई साथ में रहे तो 24 साल तक राज कर सकते हैं प्रेसिडेंट बनकर अमेरिका पे, एंड वो इस कंट्री की पूरी डार्कनेस को क्लीन कर देंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें ये डार्कनेस पसंद है उनके लिए वो गड़बड़ हो जाएगी। एंड देन फिर ओल्डेस्ट बंदा कहता है, यानी कि बड़ा भाई, वी चूज टू गो टू मून। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये लाइन सच में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बोली थी, वी चूज टू गो टू मून, जो वो 1962 में बोलता है लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए फॉर दी अपोलो मिशन। अब वो उसे पूछता है तुमने ये सीन कब लिखा था? केविन कहता है 10 साल पहले, और ये इवेंट अभी हो चुका था। तो ये समझ जाते हैं भाई वो बैड सब कुछ सही बता रहा है इन्हें। अब इधर हम देखते हैं कि जो फिनी था वो अपने दोनों बंदों के साथ वहीं उस गांव में पहुंच जाते हैं और उस बार के अंदर भी आ जाते हैं। अब अंदर हम देखते हैं तो स्मिथ और केविन लड़ने लगते हैं, क्योंकि स्मिथ तो जिद कर रहा था कि तुम आगे मांगा और लिखो, ये बनाओ, बट जो केविन था वो बिली बैट की बातों से पागल हो चुका था और उसका दिमागी संतुलन भी काम नहीं कर रहा था और उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो अब आगे मांगा लिखे। बट स्मिथ उसे समझाता है कि अगर तुम मांगा लिखोगे तो हमें उससे आगे फ्यूचर की सारी चीजें पता रहेंगी और आगे कुछ भी बड़े इंसिडेंट को होने से हम रोक सकते हैं। और फिर उसे समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है। इधर हम देखते हैं कि बाहर से वो बंदा उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ बंदे आ चुके हैं केविन को ढूंढते हुए, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अभी वो उस छोटी शैक में गए इन्वेस्टिगेशन करने। अब हम देखते हैं कि इस टाइम का फायदा उठाकर वो लोग घोड़े पर स्मिथ और केविन को ट्रेन तक छोड़ने जाते हैं, एंड वो भी ट्रेन चलती हुई थी। इट वॉज लाइक अ मूवी सीन। एंड फिर वो दोनों ट्रेन में चढ़कर निकल जाते हैं वहां से। अब स्मिथ उससे पूछता है कि तुम अपनी डेस्क पर किससे बात कर रहे थे, और फिर वो उसे बताता है कि उसे ऐसे ही सामने उसकी डेस्क पर बिली बैट दिखता है। और फिर वो उसे कहता है इफ यू कैन ड्रॉ यू कैन चेंज द हिस्ट्री। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ गांव में केविन आया कैसे था। तो 1950 में जो केविन था वो 6 महीने के बाद जापान से वापस आता है अमेरिका, और वहां वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसका कमरा वगैरह सब खाली हो चुका था और चक भी वहां से जाग चुका था। एंड देन फिर उसके पब्लिशर से उसे पता चलता है कि उसके असिस्टेंट चक ने बिली बैट के सारे राइट्स वगैरह हड़प लिए और अब वो पूरी क्रिएशन उसकी हो गई है, क्योंकि केविन ने ही विश्वास करके उसे पूरा इंचार्ज बनाया था। अब ये धोखा मिलने के बाद वो चक के बंगले पर भी चलता है उससे मिलने, बट वहां उसे अंदर घुसने भी नहीं देते।
अब दिल टूटे हुए फिर वो पहुंचता है फुजियामा पब्लिशर के पास और वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी नई कॉमिक मिस्टर पिस्टल को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो पब्लिश कर दूंगा। और इसलिए फिर वो उस मांगा को लिखने के लिए उस गांव में जाता है एंड वहां पर ही ये उन बार वाले बंदों से बनता है जो सब के सब इसकी बिली बैट के काफी बड़े फैन थे एंड इसीलिए उन्होंने फिर वहां पर उसे रहने भी दिया एंड तभी से उसे वहां वो बैट देखने लगा था। अब वो उसे पूछता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि अभी ऑसवर्ल्ड कहाँ है? वो कहता है डैलस। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोल्डन कोला का जो ओनर है टोनी गुडमैन, वो अपनी बीवी डायना के साथ कार में जा रहा था डैलस सी। तुमने पहले वाले पार्ट में इन दोनों को देखा ही होगा, इनकी जब शादी वगैरह ही हुई थी तब। अभी हम देखते हैं कि डायना जो थी वो अभी प्रेग्नेंट है और अभी जो हम हैं वो थोड़ा सा हम स्टोरी में पीछे जा चुके हैं। 1962 में ना होकर हमें अभी हैं 1960 में। हम देखते हैं कि हाईवे पर एक बंदा इनसे लिफ्ट मांगने आता जो कि एक ब्लैक गाय था और वो काफी मजेदार बंदा था, उसको ये लिफ्ट वगैरह देते हैं। आगे वो देखते हैं तो एक और बंदा इनसे लिफ्ट मांगता है, उसे भी ये लिफ्ट देते हैं, लेकिन ये बंदा काफी अजीब सा लग रहा था और थोड़ी बहकी बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा ऐसा रेसिस्ट भी है। अब इसके बाद वो उससे पूछता है कि यहाँ पर आगे ही मेरे दोस्त वगैरह ने बॉन फायर लगाया, क्या आप आना चाहोगे? एंड फिर टोनी भी सोचता है चलो ठीक है। अब वो जाते हैं तो आगे खेत था वहां पर, इसलिए फिर जो टोनी था वो उस आदमी के साथ आगे जाता और डायना जो थी वो गाड़ी में ही रुकती है। अब वो वहां पर देखता है तो वहाँ काफी सारे लोग खड़े हुए थे और काफी तगड़ा बड़ा सा बॉन फायर हो रहा था। वो उधर जाकर देखता है तो वहाँ उसी काले बंदे को जिसने उसे लिफ्ट दी थी उसे बांध रखा था। वहां पर कुछ सफेद मास्क पहने लोग भी थे जो उसे वहां पर आग लगा दी थे। अब तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन 1960 के टाइम में काफी रेसिज्म अमेरिका में था और ऐसे ही ये व्हाइट मास्क लगाकर काले लोगों को मारते थे। अब ये देखने के बाद उसकी फट के चार हो जाती है और उसका उस बंदे से भी आई कांटेक्ट हो जाता है जिसने आग लगाई थी जब वो मास्क उतारता है। अब ये देखकर जल्दी से टोनी वहां से भागता है, गाड़ी उठाता है एंड वहां से निकलता है। वो पूरी तरह डरा हुआ था और डायना को सब बताता है। अब डायना कहती है कि हमें पुलिस को ये सब बताना चाहिए एंड इसलिए फिर वो पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ एक जूनियर ऑफिसर था, वो भी एक ब्लैक गाय था, तभी वहाँ का शेरिफ आता है जिसे देखकर टोनी की हालत खराब हो जाती क्योंकि वो वही शेरिफ था जिसने वहाँ आग लगाई थी। अब इससे पहले डायना कुछ बोलती टोनी उसका मुंह बंद कर देता है और वो बाहर निकल जाते हैं और फिर वो उसे बताता है कि ये शेरिफ वही है जिसने आग लगाई थी वहां पर। ये सब के सब मिले हुए हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। टोनी की बहुत ही बुरी तरह भी फट रही थी। वो जल्दी से डायना को बिठाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन साला गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ कर दिया था किन्हीं लोगों ने। वहां पर वो देखता है तो काफी सारे लोग उसे घूर भी रहे थे। वो समझ गया था कि वो अभी फंस चुका है यहाँ पर। अब वो जो ब्लैक ऑफिसर था वो उसकी गाड़ी को अपने साथ बांध कर ले जाता है गैरेज तक। वहां पर वो बंदा कहता है इसे ठीक करने में मुझे ज्यादा वक्त लगेगा तो आप कल सुबह ले जाना। तो हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लैक वुमेन भी आती है और फिर डायना उससे बातचीत करती है तो उससे पता चलता है कि उसका जो पति था वो काफी दिनों से घर नहीं आया और लापता हो गया एंड शी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट। डायना उसे दिलासा देती है एंड देन उसके बाद जो ऑफिसर था वो डायना और टोनी को अपने घर ले जाता है जब तक उनकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती। अब इसके बाद वो उस ऑफिसर को भी सारी बातें बताता है कि वो शेरिफ ही है जिसने वहां पर आग लगाई थी उस ब्लैक बंदे को। और टोनी को एकदम से बाहर वो व्हाइट मास्क का एक बंदा भी दिखता है जिसे देखकर उसकी और फटने लगती है। अब डायना कहती है कि कोई और बंदा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, तो ये रेसिज्म वगैरह ना करता और इक्वालिटी पर भरोसा रखता हूँ। वो ऑफिसर कहता है फिर तो एक ही बंदा है, मिस्टर रोलैंड, जिनसे हम बात कर सकते हैं। वो इस टाउन के काउंसिल मैन भी है और उनका एक रेस्टोरेंट है, वो वहीं काम करते हैं। अब इसके बाद वो टोनी को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां एंटर करता है वही शेरिफ एंड अब टोनी की फटने लगती है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, टोनी की अभी फटना बाकी था क्योंकि जो उस रेस्टोरेंट का ओनर था रोनाल्ड जिसे वो मिलने आए थे वो वही बंदा था जिनसे उसने लिफ्ट ली थी और जो उन्हें वहां तक लेकर गया था बॉनफायर में। यानी कि साले सब के सब पूरा टाउन मिला हुआ था इन सब में। अब जल्दी से वहां से भी टोनी जल्दी से निकल जाता है और उसे पता चल गया था कि अब वो पूरी तरह फंस गया है। अब इसके बाद अगली सुबह टोनी की गाड़ी सही हो जाती है और वो वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जो डायना थी वो उसे गाड़ी रुकवाती है उसी प्रेग्नेंट औरत के घर जो कल अपने पति को ढूंढते हुए आई थी। वो उसके घर जाती है और उसे दिलासा दे रही थी और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं बट हम इस टाउन में जरूर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएंगे और तुम्हारे पति को ढूंढवाएंगे। तभी वहां पर टोनी को उधर बिली बैट की मांगा भी मिलती है और वो तो उसका काफी बड़ा फैन
है नहीं था। एंड तभी उसे वो पढ़ने लगता है एंड वहां पर फिर बिली बैट का सबसे फेमस डायलॉग आता है, जस्टिस इजंट समथिंग यू थिंक अबाउट इन योर हेड, जस्टिस इज बोर्न फ्रॉम वर्किंग विद ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। बस ये लाइन पढ़कर टोनी हो जाता है मोटिवेटेड एंड डायना से कहता है कि तुम यहीं रुकना एंड जाता है गाड़ी लेकर सीधा वहां शेरिफ के जहाँ बाकी टाउन के सारे बंदे और रोनाल्ड तक खड़ा हुआ था। और वो सारे बंदे मुझे लग रहा है वही थे जो बॉन फायर में भी थे उस वक्त। रोनाल्ड कहता है अच्छा ये रहेगा कि तुम अपनी काली बीवी को लेकर जल्दी इस शहर से निकल जाओ। वो कहता है मुझे शेरिफ से बात करनी है एंड आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर वो सब लोग उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन वो भी पीछे नहीं हट रहा था और मार खाए जा रहा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ वो ब्लैक ऑफिसर और शेरिफ आते हैं। अब टोनी शेरिफ को देखकर कहता है यू मर्डरर। शेरिफ कहता है इसे अरेस्ट करो, लेकिन फिर वो ऑफिसर हिम्मत करके कहता है इसने आपको देखा था उस आदमी को आग लगाते हुए। शेरिफ कहता है मुझे, यानी कि मेरा कजन कर्ट, जरूर कर्ट ही होगा, वो उसी ने मारा होगा। अब मे भी हो सकता है कि इसका कजन कर्ट इसी की तरह दिखता हो। एंड फिर शेरिफ बंदूक तान कर आगे बढ़ता है और सबको पीछे हटने को कहता है और सबसे कहता है कि अब इस बंदे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी डायना भी वहां आ जाती है और वो ऑफिसर कहता है तुम्हारे पति ने कमाल कर दिया। अब इसके बाद वो इधर से निकल कर पहुंचते हैं डैलस एंड उसके फिर 3 साल तक वो वहीं रहते हैं एंड वहीं से वो अपना पूरा बिजनेस भी चला रहा था। अब 1963 में हम देखते हैं कि एक नई जगह ऑसवर्ल्ड जॉब कर रहा था, तो उससे वो भी ढंग से नहीं हो रही थी और उसका बॉस उसे फिर सुनाता है, जिसके बाद ऑसवर्ल्ड वो जॉब छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद वो कैफे में बैठे होते हैं और तभी वहां आ जाता है कुरुस और फिर वो उसे कहता है कि मैंने वो नई जॉब छोड़ दी। कुरुस कहता है वेल डन, सही करा तुमने, ऐसे तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए अब एक काम आ चुका है, तुम्हें एक बंदे को शूट करना है। वो पूछता है किसे? वो बताता है कि तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट कैनेडी कैसे लगते हैं? वो कहता है आई लव हिम, क्योंकि ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये सोवियत के साथ भी हमारे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। फिर कुरुस बताता है कि जिस बंदे को तुम्हें शूट करना है उसका नाम है एडवर्ड वॉकर। वो यूएस आर्मी का रिटायर्ड जनरल है और वो कैनेडी से बहुत नफरत करता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो coup डेटा करने का भी प्लान कर रहा है वॉशिंगटन में, यानी कि तख्ता पलट। सो अब इस कंट्री की डेस्टिनी अब तुम्हारे हाथ में। अब देखो जो इसने ये बंदा बताया ना एडवर्ड वॉकर, ये सच में रियल लाइफ में एक रिटायर्ड जनरल था एंड ये नफरत भी करता था कैनेडी से, क्योंकि उसके हिसाब से वो काफी मैच्योर लगता था उसे एंड काफी वो काइंड किस्म का बंदा था। जनरल सोच रहा था कि थोड़ा अपना प्रेसिडेंट रफ एंड टफ होना चाहिए था। सो इसके हिसाब से ये देश नहीं चला सकता था ये। पर ये जो coup डेटा की खबर आई थी ये कभी डिस्क्लोज नहीं हुई कि ये भी वो करने का प्लान कर रहा था या नहीं, या फिर हो सकता है कुरुस ने ऐसे ही बोल दिया ताकि वो ऑसवर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सके। और फिर जैसा रियल लाइफ में होता है ऑसवर्ल्ड जाता है एंड एडवर्ड की घर की विंडो से उसे शूट करता है, लेकिन जो उसका निशाना था वो मिस हो जाता है और वो कंधे पर लगती है उसे गोली और वो मरता नहीं है, सिर्फ घायल होता है। एंड यह असलियत में भी ऐसे ही हुआ था। अब अगले दिन कुरुस उससे मिलता है बार में। उसे लगता है कि अब वो उसे डांटेगा क्योंकि उसने शॉट मिस कर दिया था, लेकिन कुरुस उसे कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया? वो कहता है क्या? कुरुस कहता है हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहा था उसे मारने के लिए, मैंने कहा था शूट करने के लिए और तुमने वही किया, उसे एक अच्छी तरह इंजर्ड कर दिया। अब उसके बाद वो उसे पैसे भी देता है एंड अब वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने अंकल के यहाँ न्यू ऑर्लियंस चले जाओ। और फिर जब वो वहां से जा रहा था तब ऑसवर्ल्ड उसे पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं ये शॉट मिस करूंगा और इसीलिए तुमने मुझे ये काम दिया? और उसके कहता है क्या बात कर रहे हो, आई नो यू आर अ फर्स्ट क्लास स्नाइपर। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या था। जब यहाँ ये स्नाइपिंग कर रहा था और उसका भेजा उड़ाने वाला था तब ये थोड़ा टेंस भी था, लेकिन जैसे तैसे फोकस करके कर रहा था तो वहां पर आ जाता है बिली बैट और वो उससे लड़ने लगता है एंड देन गलती से वो उसे शूट करने के चक्कर में वो गोली फिर उसके कंधे पर लग जाती है, यानी ये भी एक्चुअली में मैनिपुलेट करा बिली बैट ने। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऑसवर्ल्ड के डैलिस वाले घर में उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं स्मिथ और केविन, लेकिन वो वहां से जा चुका था। वो समझ गए थे कि वो आने में लेट हो चुके हैं। अब इधर हमें कुछ कॉमिक के और सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ यहाँ पर शायद प्रेसिडेंट ही खड़ा हुआ है और अमेरिका ने रशिया के साथ एक पीस ट्रीटी कर ली, सारी वॉर्स वगैरह एंड हो गई है, यहाँ तक कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी भी यूनाइटेड हो गए, नॉर्थ टेरिटरीज ऑफ ओकिनावा भी जापान वापस आ गए हैं और सारे के सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो भी अबेंडन कर दिए गए हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रेसिडेंट कैनेडी को, जिन्होंने अपने एसेसिनेशन को ओवरकम करने के बाद ये सब किया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और इंसान चांद पर पहुंच चुके हैं और यही बिली बैट एंड हो जाती है। और स्मिथ ये पढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था और उससे पूछता है कि बिली बैट एंड हो गई लेकिन इसके लास्ट चैप्टर में बिली तो आया ही नहीं। केविन कहता है मुझे पता है ये अजीब बात है बट अभी ये सब कुछ नहीं लिखा है, इससे पहली वाली जो चीजें हैं वो अभी तक मैंने नहीं लिखी, वो अभी मैं लिखूंगा, ये सिर्फ एंड लिखा है। अब इसके बाद वो बाकी के आगे के पेजेस बना रहा था जिसमें प्रेसिडेंट जो थे वो गाड़ी में रैली करने के लिए आ रहे थे डैलिस में। अब वो उस जगह जाता है जहां पर वो रैली के लिए आ रहे थे और वो थी
एल्म स्ट्रीट, जहाँ पर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की बिल्डिंग भी थी, पीछे एक ग्राउंड भी था जहाँ पर फेंस लगी हुई थी, एंड गोल्डन कोला की बिल्डिंग भी वहां पर थी। अब वहां पर 3 रैबिट भी थे जो कि उन तीनों जगहों पर ही बैठे हुए थे गन लेकर प्रेसिडेंट को शूट करने के लिए। एक गोल्डन कोला की बिल्डिंग पर, एक टेक्सास बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग पर और एक फेंस के पीछे। अब बिली को इसका पता चल जाता और फिर वो भागता है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अब उन शूटर्स को रोके। एंड बस इस सब में बिली बैट को ही गोली लग जाती है एंड वो मारा जाता है। अब केविन कहता है यानी कि इसीलिए बैट लास्ट चैप्टर में नहीं आया, क्योंकि वो पहले ही मर गया था। अब बिली आता और कहता है ऐसी जिंदगी चलती है, किसी को बचाने के लिए किसी को तो सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। और जो बिली बैट इस स्टोरी में था जो प्रेसिडेंट को बचाता है, वो एक्चुअली में कैरेक्टर केविन का है, यानी कि केविन को गोली खाकर प्रेसिडेंट को बचाना होगा एंड तभी ये हैप्पी एंडिंग मिलेगी जो फाइनल चैप्टर में थी। अब इसके बाद केविन बार में स्मिथ से मिलता है और उसे ये सब कुछ बताता है। अब इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो केविन था वो कितना ज्यादा अपने असिस्टेंट चक से क्लोज था एंड उसने कैसे एक परिवार की तरह ही उसके साथ व्यवहार किया था और हमेशा हर कंडीशन में उसने उसका सपोर्ट किया था। इसलिए आज उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने उसे धोखा दे दिया। अब तभी रोड पर चलते हुए उसे बिली बैट का शो दिखता है जिसमें चक कल्किन आता है। अब वो स्मिथ से पूछता है ये कौन है? वो कहता है क्या कौन है? ये तुम्हारा असिस्टेंट है चक कल्किन। वो कहता है ये चक नहीं है, यानी कि अभी और ट्विस्ट आने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है चक कल्किन को जो कि अपनी मीटिंग कर रहा था और उसके बाद वो अपने आलीशान बंगले में जाता है अपनी आगे की मांगा की राइटिंग करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में जाता है जिसके अंदर एक और कमरा था और वहां पर एक्चुअली में असली चक बैठकर मांगा लिख रहा था। अब हमें यहाँ से पीछे के पास दिखाया जाता है जब केविन जापान गया था। उसके बाद फिर चक ही था जो आए की मांगा बनाया जा रहा था। अब चक का जो बिली बैट वो बनाता था उसकी आंखें जो थी ना वो थोड़ी मिक्की माउस वाली आंखें थी, तो उससे जो बैट था ना वो थोड़ा क्यूट टाइप लगता था और जो केविन का बैट था वो थोड़ा सस्पिशियस और डार्क लगता था। तो इसके लिए उसके पब्लिशर भी उससे कहते थे कि तुम अपने बैट को थोड़ा सही करो, ये काफी अलग है केविन वाले से। अब ये एक दिन वहां पर आता है यही बंदा चक से मिलने और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिली बैट का काफी बड़ा फैन हो गया, तुम जो बिली बैट बनाते हो ना वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है और मेरी बात मानो भाई ये जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होगा बच्चों में और हमारी कॉमिक एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी और तुम इसकी कहानी को आगे कंटिन्यू करते रहे। और ऐसे ही फिर वो उसे मैनिपुलेट कर रहा था एंड उसके बाद उसने सारे राइट्स वगैरह चक के नाम ही करा लिए एंड फिर वो दोनों साथ में ही काम करने लगे। अब जो अपना रियल चक था वो अंदर बैठ के मांगा लिखता था और जो ये फेक चक था जो कि एक बिजनेसमैन है ये बाहर जाकर पूरा बिजनेस संभालता था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि फेक चक से मिलने के लिए आता है इंस्पेक्टर फिनी एंड फिर वो उसको रिपोर्ट देता है क्योंकि मैंने जैसा बताया ये इसका बॉस है। वो बताता है कि केविन हाथ से निकल गया बट मैंने उसका रूम चेक करा और मुझे वहाँ पर कुछ मांगा के पैनल्स मिले जिसमें ये रैबिट बना हुआ था और इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये रैबिट स्टोरी में ऑसवर्ल्ड है। ऑसवर्ल्ड पे भी मेरी नज़र है, वो पहले डैलिस में था और अभी न्यू ऑरलियंस चला गया। एंड हमें यहाँ पर भी ये भी दिखाया जाता है कि उन्होंने ये भी प्लान बना लिया है कि वो केविन यामागाटा को मरवा देंगे ताकि फिर हमेशा के लिए बिली बैट उसका ही हो जाए। अब बाहर हम देखते हैं जो चक था वो लेटा हुआ था और आज भी उसे काफी ज्यादा ऐसा अंदर से गिल्ट होता है केविन को धोखा देने में क्योंकि उसने एक तरह से उसकी क्रिएशन को चुराया। लेकिन फेक चक फिर से आकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है और बोलता है तुमने नहीं चुराया, तुमने तो उस क्रिएशन को और तगड़ा बना दिया। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कुरिस के कहने पर ऑसवर्ल्ड आ गया था न्यू ऑरलियंस अपने अंकल के पास और वहीं काम कर रहा था। फिर उसके अंकल उसे कुछ फ्लायर्स देते हैं बांटने के लिए जो थे लॉन्ग लिव कैस्ट्रो के। अब ये वाली मैंने सिचुएशन तुम्हें ऊपर बताई दी है कि अमेरिकन जो हैं वो कैस्ट्रो जो कि उधर का प्राइम मिनिस्टर है उसे अपोज कर रहे हैं और उसकी गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, बट ये फ्लायर्स जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए। और इसीलिए जब ये फ्लायर्स बांट भी रहा था तब सारे के सारे लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे एंड वो फ्लायर्स भी क्यूबान के रेफ्यूजी कैंप के सामने बांट रहा था, यानी कि जो भी कैस्ट्रो के राज से परेशान हो गए तो वो इधर आ गए अमेरिका में और इधर रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तभी एक बंदा आता और उसकी गुद्दी पकड़ कर कहता है क्या यहाँ कुछ ये मजाक चल रहा है, ये जो तुम फ्लायर्स बेच रहे हो वो भी इस रेफ्यूजी कैंप के सामने। और उसके बाद वो उसकी सही से मार लगाता है, फिर वहां पुलिस आती है और उसे जेल में डाल देती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो उसे छोड़ भी देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां फिनी आता है। अब वो ऑफिसर उसे कहता है क्या इसे छोड़ना सही रहेगा? फिनी कहता है इसे छोड़ना अभी इसलिए सही रहेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेट है,
तभी हम देखते हैं कि ऑसवर्ल्ड जो था वो फील्ड में जाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी वहां आता है केविन और कहता है ऑसवर्ल्ड मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ऑसवर्ल्ड को ढूंढने के लिए ये इसकी बीवी के घर गया था और इसी बीवी के बात करने के बाद इसे पता चला कि ये यहाँ पर है। फिर वो उसे डायरेक्टली पूछता है सो यू कैन सी द बैट। केविन कहता है हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी देख सकता हूँ। और फिर उसे बताता है कि मैं हूँ केविन यामागाटा। वो कहता है तुम ही हो वो बिली बैट के ऑथर। एंड फिर वो उसे रोते हुए कहता है कि बिली ने ही मुझसे पूछा था कि मैं इस कंट्री का हीरो बनना चाहता हूँ कि नहीं। एंड फिर केविन उसे बताता है कि तुम मेरे कॉमिक में एक कैरेक्टर हो रैबिट का, जिसका नाम भी ऑसवर्ल्ड है। मैं सही कहूँ तो जो भी तुम्हारे साथ लोग हैं, जो भी वो तुमसे कह रहे हैं, वो सब के सब गलत हैं और सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं उस कॉमिक का क्रिएटर हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कॉमिक से डिसअपियर हो जाओ, इरेज योर नेम फ्रॉम हिस्ट्री। वो कहता है नहीं, मुझे हीरो बनना है। केविन कहता है बाय डिसअपियरिंग दैट्स हाउ यू बिकेम अ हीरो। ऑसवर्ल्ड कहता है नहीं, मुझे कोई मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, मुझे भी अलेक्जेंडर, सीजर या नेपोलियन की तरह महान बनना है। केविन कहता है लेकिन इन सारे लोगों की स्टोरी का एंड बहुत बुरा हुआ था, तुम्हें पता ही होगा। तुम क्या चाहते हो कि वो बैट तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करे? क्योंकि मैं तो अब नहीं चाहता हूँ, अब मैं ही सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा और मैं अपने हिसाब से आगे की स्टोरी लिखूंगा। एंड आई डोंट लाइक दिस रैबिट कैरेक्टर एंड इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से निकाल रहा हूँ। और अब वो चीख चीख के रोता है। पीछे हम देखते हैं कि फिनी का एक आदमी था जो एक सुपारी वाले बंदे को सुपारी देता है केविन को मारने की। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑसवर्ल्ड को जो घर जाता है और उसने केविन की बात मान ली थी और इसीलिए फिर वो अपनी पत्नी को भी फोन करता है कि वो वापस आ रहा है उसके साथ ही रहने। और अब उसने ये सब ख्वाब छोड़ दिया था हीरो बनने के। घर जाकर वो उस बिली बैट की कॉमिक को डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन तभी उसमें से बैट निकलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अब वो उस पर चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर बैट उससे कहता है ये जरूरी है, जो केविन है उसकी जान को खतरा है, अगर वो मरा तो बिली बैट की कहानी कभी खत्म नहीं हो पाएगी एंड फिर ये दुनिया को भी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं मिल पाएगी। उसका जिंदा रहना जरूरी है, जाओ जल्दी उसे बचाओ वरना द ह्यूमन रेस विल एंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। और इधर हम देखते हैं केविन रोड पर चल रहा था, तभी वो सुपारी वाला बंदा सामने से आता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और वो चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ऑसवर्ल्ड आकर उसे बचा लेता है और फिर वो दोनों जैसे तैसे वहां से भाग कर निकलते हैं। अब इसके बाद ऑसवर्ल्ड को वो अपनी कॉमिक की स्टोरी दिखाता है और वो ऑसवर्ल्ड को ये भी बताता है कि उसे ही प्रेसिडेंट को बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी, तभी इसके बाद की जो वो हैप्पी एंडिंग है वो हो पाएगी। और उसके बाद की भी एंडिंग उसने लिख रखी थी जहाँ बिली बैट केविन की कब्र के सामने खड़ा हुआ था और उसके लिए 2-4 शब्द कहता है एंड फिर बिली हमेशा के लिए अर्थ को छोड़कर चला जाता है एंड देन उसके बाद कोई मैनिपुलेशन नहीं। अब इधर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम था जैकी एंड उसका एक दोस्त था जिसे फेमस म्यूजिशियन बनना था एंड जैकी ने उसे $100 उधार भी दिए थे टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन अब वो उसे पैसे वापस ही नहीं कर रहा था और दिन की मोहलत मांगे जा रहा था और उसे फिर वो केविन यामागाटा वाली वर्जन की बिली बैट की मांगा भी देता है ताकि वो उसे और मोहलत देते। अब वो उसे मांगा काफी पसंद आती है और इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उसे थोड़े दिन की और मोहलत दे देती है। अब इधर वो घर पर बैठ के कॉमिक पढ़ रही थी, तभी उसमें से बिली का कैरेक्टर बाहर निकलता है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था शायद उसे सपना आ रहा है और इसीलिए फिर वो जाकर सो जाती है। अब तभी उसे एक भयंकर सपना सा आता है जिसमें कॉमिक के ही कैरेक्टर्स आते हैं, वही एनिमल वाले, और हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये सिनेरियो था जब 1949 के आसपास जब केविन जापान भी गया था तो वहाँ शिनोमिया जो प्रेसिडेंट था रेलवे का उसे पकड़ लिया गया था और वो उसे मार रहे थे और उसे पूछ रहे थे कि नेशनल रेल रोड्स के जो सर्टिफिकेट पेपर है वो कहाँ है, लेकिन शिनोमिया जो था वो देने से मना कर देता है, जिसके बाद फिर वो उसे और मारते हैं एंड इवेंचुअली वो मार ही देते होंगे उसे। अब इस सपने से उसकी नींद खुलती है और उसे लग रहा था यार ये प्रेसिडेंट शिनोमिया वाला सपना क्यों आ रहा है मुझे। तभी वो सामने देखती है तो वहाँ बिली बैट खड़ा हुआ था। अब वो पास जाती है तो वो एकदम से बोल पड़ता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और नीचे गिरती है। तभी जो वहाँ पर उसका कूलर रखा हुआ था वो एक पेपर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं जैकी क्या कर रही हो, तुम्हें स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही। और हम देखते हैं जो उसके पापा हैं वो वही हैं जिन्होंने टोनी और डायना को मिलवाया था पहले पार्ट में, वही टैक्सी ड्राइवर।
अब इसके बाद जैकी उठकर जाती है अपने कॉलेज। वहाँ प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे फ्रांसिस्को डी जेवियर के बारे में। वही पहले पार्ट में निंजा टाइम के आसपास वो बंदा जिसे वो स्क्रोल भी मिला था और वो बिली से बात भी कर सकता था, और उसके बाद उसने वो स्क्रोल याजीरो को दिया था जिसने उसे धोखा दे दिया था। अब जैकी को नींद आ रही थी उस पीरियड में, तो वो सो जाती है एंड फिर उसे फिर से सपना आता है जहाँ पर वो उसी वक्त पर आ जाती है जब वो अपने कमरे में बेहोश हुई थी, और फिर वो बिली से बात करती है। और जब बिली हंसता है तो वो कहती पहले भी कई बार सुनी है। वो कहता है हाँ मैं ही था वो, तुमसे काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बट हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज तुम जब ये केविन यामागाटा की कॉमिक ले आए तो फाइनली हम मिल पाए। हमारा मिलना पता है एक डेस्टिनी में लिखा हुआ है। चाहे तो ये एग्जांपल ले लो, ये जो तुम्हारा कोला गिरा है पेज पर, देखो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, जिसने एक मैप बना दी है। अब इधर नीचे हाँ यहीं पे एक मार्क लगाओ। अब वहाँ पर एक मार्क लगाती है, फिर वो बताता है कि यहीं पे शिनोमिया मारा था। कुछ लोग हैं जो उस एंशिएंट स्क्रोल के पीछे पड़े हुए हैं जो केन-चान ने जमीन में घुसेड़ दिया था। तुम्हें कुछ समझ में आया? वो कहती है नहीं, ये कौन है केन-चान? वो कहता है अरे यार अब ये पूरी स्टोरी समझाने में तो 3 दिन 3 रातें लग जाएंगी, चलो फिर भी मैं समझाता हूँ। तो क्या था कि लेकिन तभी जो जैकी थी वो एकदम से कॉमिक बंद कर देती है और कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन उसके बाद भी जो आवाजें थी बिली की वो उसके माइंड में गूंज रही थी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो नींद से जागती है। तभी उसका जो प्रोफेसर था वो उसे क्वेश्चन करता है कि जो ये फादर जेवियर थे इनसे रिलेटेड किस टॉपिक पर तुम रिपोर्ट तैयार करना चाहोगी। तभी जो बिली था वो उसकी मदद करता है और कहता है याजीरो बोलो याजीरो। फिर वो बोल देती है मैं याजीरो पर रिपोर्ट बनाऊंगी। फिर वो और डिटेल बताता है याजीरो के बारे में, जिसे जब जैकी अपने प्रोफेसर को बताती है तो वो भी हैरान हो जाता है कि इसे तो काफी कुछ पता है। और हाँ एक और बात, जो ये जैकी है इसका पूरा नाम है जैकी मोमोची। याद है ना मोमोची क्लैन, जिस क्लैन के चीफ ने केन-चान को वो स्क्रोल दिया था गाड़ने के लिए, और बाद में उसका बेटा भी आया था इससे स्क्रोल लेने के लिए, याद होगा। तो ये उसी मोमोची क्लैन से बिलोंग करते हैं और शायद तभी जो ये बिली है वो इनसे कनेक्ट कर रहा है। याद हो तो जो इसका बाप है ड्राइवर वो भी बात कर सकता है उस बिली वाले की चेन से। अब इसके बाद हम देखते हैं जो जैकी थी वो इस बैट से परेशान हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो बिली बैट की बात बिल्कुल नहीं मानेगी। लेकिन फिर बिली उसे बोलता है कि तुम्हें डैलेस जाना होगा और बिली बैट का क्रिएटर केविन यामागाटा से मिलना होगा। वो एक कार्टूनिस्ट है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तुम्हें उससे जल्दी जाकर मिलना होगा। अगर तुम उससे नहीं मिली तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा ऐसा घबरा जाती है। अब जैसे हमने कॉमिक स्टोरी में देखा था ना, कई सारे ऑसवर्ल्ड के डमीज थे, वो ऐसे ही एक डमी को रियल लाइफ में स्मिथ पकड़ता है जो कि एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर था और उसके कार से उसे गन भी मिली थी और फिर वो उससे पूछताछ कर रहा था। अब इसके बाद उसकी केविन से भी बात होती है तो केविन बताता है कि उसे रियल ऑसवर्ल्ड मिल गया था और उसने उसे बात करके समझा दिया है, अब वो डैलस नहीं आएगा वापस। स्मिथ बताता है कि मैंने भी हायर अप से बात करी है कि प्रेसिडेंट की जो डैलस की रैली है वो डिले करा दीजिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मून के जो सरफेस था उस पर बिली बैट का साइन लगा हुआ था और तभी इसी सपने से ऑसवर्ल्ड की आंख खुलती है और वो एकदम से चौंक गया था कि मून पर बिली बैट क्या कर रहा है। तभी उसकी बीवी उसे थोड़ा ऐसा शांत करती है और फिर उसे एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर उसे आकर मिलता है कुरुस और फिर वो उसे पूछता है कि तुम वहाँ से भाग क्यों है। ऑसवर्ल्ड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। लेकिन फिर से वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि उस कार्टूनिस्ट केविन ने तुमसे क्या कहा है। पहली चीज, अगर तुम हट जाओगे इस प्रेसिडेंट वाले ड्रामा से तो शायद प्रेसिडेंट बच जाएंगे। दूसरी चीज, केविन उन्हें आएगा बचाने के लिए लेकिन उसके बाद भी वो एसिसिनेट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चलो ठीक है केविन ने प्रेसिडेंट को बचा लिया अपनी जान देकर, लेकिन उसके मरने से दिस वर्ल्ड विल एंड, क्योंकि उसके मरने से कहानी खत्म नहीं होगी। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट दी केविन, क्योंकि अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो क्या फायदा। याद रखो अगर प्रेसिडेंट बच गया तो इसके आगे फिर जो भी वो प्लान्स कर रहा है जैसे कि मून पर जाने का तो वो भी काफी जल्दी होगा और जब इंसान मून पर पहुंचेंगे तो वहाँ एक काफी खतरनाक चीज होने वाली है। अब तभी उसे अपना सपना याद आता है जहाँ पर उसने बिली को देखा था मून पर। केविन के मरने से ये दुनिया भी अंत होगी और तुम्हें पता है दुनिया अंत हो गई तो क्या ही फिर रह गया। यू हैव टू प्रोटेक्ट नॉट जस्ट योर सेल्फ और योर वाइफ,
अब तो तुम्हें अपने बच्चे को भी बचाना है। दिस इज द टाइम यू बिकेम हीरो। एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि बैठ के इतनी बार कहने के बाद जो जैकी थी वो आ जाती है डैलस केविन को ढूंढने, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ ढूंढना है। अब वो वहां पर सामने बार में जाती है, लेकिन वहां उसे गोल्डन कोला नहीं मिलता, इसलिए फिर वो उसे बताता है कि सामने की बिल्डिंग में एक वेंडिंग मशीन है, वहां पर गोल्डन कोला तुम्हें मिल जाएगा। अब वहां पर जा रही थी तभी उसकी टक्कर हो जाती है ऑसवर्ल्ड से, और हम देखते हैं कि ऑसवर्ल्ड वापस आ चुका है डैलस में, जहाँ पर वो पहले उस बिल्डिंग में काम कर रहा था वहीं। यानी कि कुरुस का जो मैनिपुलेशन था वो चल गया, क्योंकि उसने धक्का दिया था गलती से, इसलिए फिर वो उसे गोल्डन कोला एक ऑफर करता है। जैकी उससे गोल्डन कोले का ढक्कन ले लेती है और बताती है उसे कि ये गोल्डन कोले के जो ढक्कन है 10 ढक्कन इकट्ठे करने पर ये हमें ट्रिप देंगे जापान जाने की, सो दैट्स व्हाई आई एम कलेक्टिंग इट। अब इसके बाद हम देखते हैं कुरुस और उसके आदमियों को जो कि वहां उस इलाके में ही फैंस के पीछे बिल्डिंग्स पर एसोसिएशन की तैयारी कर रहे थे। अब इधर हम कॉमिक में देखते हैं कि वहां पर सारे जो ऑसवर्ल्ड के डमीज थे वो गायब हो गए थे, और एक ऑसवर्ल्ड रैबिट जो था उसे पुलिस दबोच लेती है। लेकिन केविन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रैबिट आखिर असलियत में कौन होगा। एंड फिर वो कहानी आगे कंटिन्यू करता है, जिसमें जो प्रेजेंट वाला प्रेसिडेंट कैनेडी था वो मर चुका है और नया प्रेसिडेंट आ गया है, और वो डिसीजन लेता है कि अब हमें वॉर को अवॉइड करना चाहिए और अपनी कंट्री पर अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वॉर करने से हमें ही नुकसान होगा। तो इसमें आता है केविन के घर पर। और हाँ, ये याद रखो कि अभी जो केविन है ना वो बिली के कहने पर स्टोरी लिख रहा है, खुद लिख रहा है अपने आप, अपनी विल से। तभी हम देखते हैं कि स्मिथ आता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी की जो रैली हो रही थी वो डिले नहीं हो रही है, वो डैलस में आ रहे हैं। मेरे जैसा छोटा ऑफिसर कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर के हायर अप्स तक मिले हुए हैं, मुझे नहीं पता अब किस पर भरोसा करा जाए। और फिर स्मिथ कहता है कि तुम ऑसवर्ल्ड के काफी क्लोज आ गए थे, तुम भी अब खतरे में हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। अब वो वहाँ सीढ़ियों से निकल रहे थे, तभी दूर से ही स्मिथ को शॉट पड़ता है उसके शोल्डर पे, और फिर वो केविन से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो और जाकर प्रेसिडेंट को बचाओ। और फिर जैसे तैसे केविन वहां से जिंदा निकल जाता है। हम देखते हैं कि 22 नवंबर 1963 सुबह के 8:30 बजे थे, और जो जैकी थी वो वापस न्यूयॉर्क जा रही थी, क्योंकि डैलस में वो केविन को ढूंढ ही नहीं पाई थी। तभी उस बस में साइड में एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे जिनसे वो बात करती है, और वो ऐसी कुछ 2-4 बातें बोलते हैं जिससे जैकी काफी मोटिवेटेड हो जाती है, और फिर वो सोचती है कि मुझे एक और ट्राई देना चाहिए केविन को ढूंढने का, और वो बाहर निकलती है बस से। और तभी बाहर निकलते ही उसकी टक्कर होती है केविन से ही, जो कि पूरी तरह भाग रहा था प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। तो वहां पर वो उसे नहीं पहचानती तो कुछ नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि 9 बजे प्रेसिडेंट पहुंच जाते हैं डैलस। फिर वो वहां पर सारे लोगों को स्पीच वगैरह देते हैं, और वहां पर उन लोगों में टोनी गुडमैन अपना गोल्डन कोलर का ओनर भी था, जिनसे वो हाथ भी मिलाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ डायना को बताता वीएस के बारे में। फिर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उस रैली में आ रही थी। अब हम देखते हैं कि केविन भी वहां पहुंच गया था जहाँ पर प्रेसिडेंट को गोली लगने वाली थी। तभी वो देखता है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है टोनी की वाइफ डायना से, और हम देखते हैं कि अब उनका एक बच्चा भी हो गया था जिसका नाम उन्होंने केविन ही रखा था। और हम देखते हैं कि बस प्रेसिडेंट वहां आने वाले थे रैली के लिए, 11:30 हो चुके थे। तभी वहां पर जैकी भी पहुंच जाती है। अब वो सोचती है कि वो भी रैली देखे, और इसीलिए वो देखती है तो सामने एक बिल्डिंग थी। वो सोचती है कि ऊपर से मुझे अच्छे से रैली दिखेगी, तो वो उस टेक्सास स्कूल डिपॉजिटरी वाली बिल्डिंग में घुस जाती है, और वहां वो ऊपर वाली मंजिल पर कुरुस और उसके बंदों को जाते हुए देख लेती है, जो कि और वो भी जैकी को देख लेते हैं, लेकिन तब वो कुछ नहीं कहते और वो चुपचाप ऊपर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि 12 बज चुके थे। प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी में एल्म स्ट्रीट पहुंच गए थे। अब जैसे कॉमिक में दिखाया गया था, बिली प्रेसिडेंट को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, ऐसे ही केविन भाग रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैकी विंडो पर खड़ी हुई थी, तभी उसकी मुलाकात ऑसवर्ल्ड से होती है, जो कि उसी बिल्डिंग में काम करता था। अब वो उससे पूछता है कि तुम वापस नहीं गई? वो कहती है नहीं, मैं एक कार्टूनिस्ट को ढूंढ रही हूँ। वो कहता है कार्टूनिस्ट? कहीं वो केविन यामागाटा तो नहीं? वो कहती है हाँ। वो पूछता है तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? वो कहती है अरे वो अजीब लगेगा ये सुनकर, पर एक बैट है जिसने मुझे ऐसा बोला करने के लिए। अब वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहते तुम्हें भी बैट दिखता है? इधर हम देखते हैं कि केविन जो था वो भीड़ में ही भटक रहा था, और अब वो समझ जाता है कि उसे ही प्रेसिडेंट को बचाना होगा, और इसीलिए वो भाग कर जा रहा था प्रेसिडेंट की तरफ। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर वाली मंजिल से कुरुस के बंदे शूट करते हैं, एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट थे वो शॉट हो चुके थे। गोली जो मिस हुई थी वो नेक पर लग गई थी, और फिर उन्होंने हेड पर शॉट करके उन्हें मारा। और ये मुझे लगता है कि जानबूझकर करा गया है, ताकि ऑसवर्ल्ड ने भी जनरल के टाइम पर शोल्डर पर मिस करते हुए शॉट मारा था,
तो शायद यहाँ पर भी उन्होंने जानबूझकर एक यहाँ पर शॉट लिया नेक के पास, ताकि लगे कि ये काम ऑसवर्ल्ड का ही था और उसने फिर से मिस कर दिया शॉट। समझ रहे हो, मतलब एक तरह से फ्रेम करा जा रहा है ऑसवर्ल्ड को। आई मीन सबसे शॉकिंग बात पता क्या है, जो ये चीज हो रही है ना, ये रियल वर्ल्ड में हो चुकी है। क्योंकि अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे किसने कैनेडी को मारा, वो ली हार्वी ऑसवर्ल्ड ही था, उसी का नाम आएगा। बट यहाँ पर नाओकी उरासावा एक कॉन्स्पिरेसी भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कैनेडी की जो मौत थी वो एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ली हार्वी ऑसवर्ल्ड का ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अगेंस्ट कि वो उन्हें मारे। भाई बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि ऑसवर्ल्ड भाई एक 24 साल का बंदा था, उसका क्या ही ग्रज एक प्रेसिडेंट से, उससे ये काम किसी ने करवाया था, या हो सकता है किसी ने खुद कर दिया और नाम लगा दिया, जैसा बिली बैट मांगा में दिखाया गया। तो मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी को इस तरह से पूरा घुमा कर दिखाया जा रहा है इसमें। मतलब प्रूफ कुछ नहीं है, ये नाओकी उरासावा ने खुद बनाई है स्टोरी की। मे भी ऐसा हो सकता है, एक्चुअली में तो ऑसवर्ल्ड पे ही नाम लगा है कि उसने मारा है। मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये मांगा बहुत ही खतरनाक है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नाओकी उरासावा बच कैसे गई ये मांगा बनाने के बाद, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज को खोल रहे हैं और अपने हिसाब से बता रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना, कॉन्स्पिरेसीज को छुपाने के लिए कितने सारे मर्डर्स वगैरह करे जाते हैं और कितने बड़े बड़े लोग उसके पीछे होते हैं। मतलब आई डोंट नो भाई, ये बंदा कैसे कर रहा है ये सारी चीजें। मांगा में आगे बढ़ते हैं अभी हम, और एक लास्ट बात मैं बोल देता हूँ, ये मांगा इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के साथ बिल्कुल मैच करती है, और ये एक और माइंड गेम खेलती है कि हो सकता है जो नाओकी उरासावा हमें दिखा रहे हैं इस मांगा में वो सच भी हो। मैं नहीं कह रहा 100% सच हो सकता है कि वो सच हो, मे बी ऑसवर्ल्ड ने नहीं मारा हो, या हो सकता है उसी ने मारा हो। बस समझ रहे हो ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट समझ जाओ भाई किस तरह से उन्होंने करने की कोशिश करी है। मतलब वो कितना मिक्स्ड अप हो रहा है। मतलब मैं किस बात पे बिलीव करूं कि कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, मे भी हो सकता है ली हार्वी ऑसवर्ल्ड ने ना मारा हो, नाम तो उसका ही आया, बट नाओकी उरासावा बता रहे हैं कि नहीं उसने नहीं मारा, ऐसे करके उसे फंसाया गया है। समझ रहे हो ना, मतलब इट वाज सो, क्या मास्टरपीस बनाया है यार, पता नहीं क्या सोच के बनाया। आगे बढ़ते हैं ठीक है स्टोरी में। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑसवर्ल्ड को, जो एकदम से डर रहा था और कहता है नहीं मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। तभी जैकी उसे कहती है आप शांत हो जाइए, मैंने सुना है ऊपर से शॉट की आवाज आई है। अब हमें इधर दिखाया जाता है जो केविन था वो भी कूदा था बचाने के लिए, और तभी बैट आता और उसे कहता है नाइस जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहता है प्रेसिडेंट, बिली कहता है प्रेसिडेंट तो नहीं बचेंगे। केविन कहता है तो मैंने क्या बढ़िया काम किया। वो कहता है अपने नीचे देखो, और हम देखते हैं कि उसने उस छोटे बच्चे केविन को बचाया था। बिली बोलता है कि ये गन शॉट के रेंज में था और तुम इसे झुक कर नहीं बचाते तो इसे गोली लग सकती थी। इसका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारा सक्सेसर है केविन यामागाटा, तुम्हारे बाद फिर यही आएगी कॉमिक्स लिखेगा। केविन मीट केविन। अब हम देखते हैं कि जो वो छोटा केविन था वो बिली को देख पा रहा था, और ये देखकर केविन हैरान हो जाता है। उसके बाद वहां पर उसकी माँ आती है और उसे गले लगाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टीवी पर खबर आती है द प्रेसिडेंट इज डेड। अब यहाँ हम बिल्डिंग में देखते हैं ऑसवर्ल्ड कहता है कि तुमने ऊपर उनके चेहरे देख लिए थे ना, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तुम ही उनकी एक विटनेस हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो जल्दी से भाग कर नीचे जाते हैं तो वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। अब जैकी उस पुलिस वाले को सब कुछ सच सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी ऑसवर्ल्ड उसका मुंह बंद कर देता है। तभी वहां आते हैं ऊपर से उतर कर कुरुस और उसके साथ 2 बंदे थे। अब पुलिस वाला उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो। तभी उनमें से एक बंदा अपना बैज दिखाता है और हमें पता चलता है कि वो एक काफी बड़ी पोस्ट का मिलिट्री इंटेलिजेंट ऑफिसर था, और फिर वो उसे सैल्यूट करता है। अब ये देखकर जैकी हैरान हो जाती है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर भी इस असैसिनेशन में मिले हुए थे, एंड ये पूरी चीज रियल इवेंट पर भी बेस्ड है, तो हो सकता है कि ऐसा असलियत में हुआ हो, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भाई बड़े बड़े लोग ही बनाते हैं। और भाई वो पुलिस वाला चुपचाप उन्हें जाने देता है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि एक बंदे के पास स्नाइपर वाला बैग है, वो चेक तक नहीं करता। अब यहाँ मौका देकर ऑसवर्ल्ड भी जैकी को लेकर वहां से निकल जाता जल्दी, और फिर वो उसे घर ले जाता है अपने, जहाँ से वो अपनी एक गन निकालता है फॉर अ सेफ्टी, और फिर उसे कहता है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब वो जा रहे थे गली से निकलकर, तभी पीछे से वो पुलिस वाला आ जाता और उसे शूट करने वाला था। अभी ऑसवर्ल्ड भी उसे शूट करता है, इससे पहले ही पीछे से पुलिस आकर उसे मार देता है और कहता है तुम इसे शूट नहीं कर सकते, अभी तो हमें ऑसवर्ल्ड की जरूरत है। और फिर वो ऑसवर्ल्ड से कहता है बीच में से हट जाओ, मेरा उस लड़की से पंगा है। लेकिन ऑसवर्ल्ड हटता नहीं और फायर कर देता है, और जो कुरुस था वो तुरंत ही वहां से हट जाता है। फिर ये मौका देखकर वो दोनों भागते हैं और
वहां पर एक थिएटर था, वहां जाकर जो फिल्म लगी हुई थी वो उसकी टिकट लेकर अंदर बैठ जाते हैं। वहां पर मूवी तो लगी थी बट जो बिली था वो ऑसवर्ल्ड को वही दिखा रहा था, उसी की कहानी कि कैसे कैसे करके वो इस सिचुएशन तक पहुंचा। हमें देखते हैं कि वहां मूवी में प्रेसिडेंट का असैसिनेशन भी दिखाया जाता है कॉमिक स्टाइल में, और उसके बाद बिली वहां पर आता है ऑसवर्ल्ड से बात करने और वो उसे कहता है कि तुम फंस गए हो, हर तरफ पुलिस आ चुकी है, वो तुम्हें आराम से फंसा देंगे, उनके पास सारे प्रूफ है, तुम अब इन सब को झुठला नहीं सकते, वो तुम्हें आराम से पकड़ लेगी और कैनेडी के असैसिनेशन में तुम्हें फंसा देगी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वो रोने लगता है और कहता है मैं इस कंट्री का हीरो कैसे बनूंगा। बिली कहता है यस यू विल बिकम अ हीरो। सबको अभी लग रहा है कि तुमने गलती की है बट जल्दी इन सबको रियलाइज होगा कि तुमने ही एक हीरो वाला काम किया। फॉर मी यू आर द हीरो, क्योंकि जो तुमने करा है उसे आगे का फ्यूचर काफी सही सेट हो जाएगा, बस अब तुम्हें एक लास्ट काम और करना है। वहां देखो थिएटर के अंदर पुलिस वाले आ चुके हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम चाहो तो उस लड़की जैकी को बचा सकते हो और तुम जाकर खुद को सरेंडर कर दो। कम ऑन हीरो, डू योर लास्ट जॉब। अब उसे ये बात सही लगती है और फिर वो खड़ा होता है, फिर वो जैकी से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, और फिर वो खुद जाकर पुलिस वालों से हाथापाई करने लगता है, जिसके बाद वो उसे दबोच कर पकड़ लेते हैं। एंड फिर वो कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड एंड फॉर हिज विजन इन द एंड ही बिकेम अ हीरो। अब इधर हमें दिखाया जाता है जो फेक चक था वो कहता है कि प्रेसिडेंट की मौत की खबर सुनकर काफी बुरा लगा, अब हम और ज्यादा बिजी होने वाले हैं चक, इट्स टाइम टू शाइन नाउ। अब हमें ही अमेरिका के दिलों को सपोर्ट करना है, नहीं सिर्फ हमें नहीं बिली को भी सपोर्ट करना है। आज जो हुआ उसके बाद बिली बैट इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड। तुम ये भी कह सकते हो कि आगे के टाइम में आकर बिली हमारा नया प्रेसिडेंट भी बन सकता है। आफ्टर ऑल बिली बैट इज इमोर्टल। एंड मुझे जहां तक लगता है कि इस फेक चक ने ही किसी अपने रीजन से प्रेसिडेंट को मरवाया और यही ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो कैसा लगा ये वाला पार्ट? और सही बताऊं तो अभी तक की ये सबसे कॉम्प्लेक्स मांगा है जो मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस मांगा के साथ साथ रियल इवेंट्स जो होते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ता है एंड इसीलिए इस वीडियो को बनाने में भी इतनी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। और इसीलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो दबाकर और शेयर भी मारो। और हाँ फिक्र मत करो, आगे के पार्ट्स काफी जल्दी आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 3 और 4 तक मैं खत्म कर दूं इसे। बाकी तब तक के लिए तुम ये दोनों मांगास देख सकते हो, काफी मस्त है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।